चलो भाई स्टार्ट करते हैं ऑडिट रिपोर्टिंग। अब मुझे जरा एक चीज बता दो, ऐसा क्यों होता है कि आप लोग किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करते हो एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट? फॉर एग्जांपल, मैं पहले यूज करता था सोनी एरिक्सन का फोन, फिर मैं आया एंड्रॉइड के नॉर्मल फोन पे, फिर मैंने आईफोन यूज करना शुरू करा, और जब से मैं आईफोन यूज करना शुरू करा मैं हमेशा आईफोन की इतनी आदत पड़ गई, अब मैं हमेशा आईफोन यूज करता हूं। ऐसे कपड़ों में होता है, कपड़ों में क्या होता है, हमें कोई एक ब्रांड पसंद आ जाता है कि हाँ ये वाले ये दुकान है इसमें बढ़िया कपड़े मिलते हैं, और आप फिर कंटिन्यू उसी को ही यूज करना आप बराबर मतलब यूज करते हो उसी को। तो सेम चीज को आपको रिपीट करने की आदत होती है, जो चीज आपको एक चीज लत लग जाती है या आपको अच्छी लगने लगती है। तो मैं ये रीजन जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि हम किसी एक प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर उसी को यूज लगातार करते रहते हैं। क्या चीज होती है, क्या ऐसा चीज होती है? वो चीज होती है सेटिस्फैक्शन। आपको वो प्रोडक्ट यूज करके इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है आपके, तो नहीं यार ये तो बेस्ट है, इसका लुक बहुत अच्छा है, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, इसका सारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, इसलिए अब तो हम इसे यूज करेंगे, ये बेस्ट चीज है भाई। तो मैंने जब एंड्रॉइड से आए सेटअप में मैंने अपना कन्वर्ट किया, तब मैंने रियलाइज करा कि ये फोन हैंग ही नहीं होता, चाहे जितना भी यूज कर लो रफली इसको, ये कभी हैंग नहीं होता, इसका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, इसलिए फिर मैंने वही कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली आप जो जाने जाओगे वो आपके फाइनल प्रोडक्ट से जाने जाओगे। एक कंपनी रिलायंस को भाई अगर कोई ना भी जानता हो, लेकिन विमल जो कपड़ा है उसको सब जानते हैं। विमल फैब्रिक्स आता है कपड़ा, तो वो उसको सब जानते हैं। इसी तरह रीड एंड टेलर ब्रांड को सब जानते हैं, रीड एंड टेलर बड़ा ब्रांड है, इसको सब जानते हैं। इसी तरह आईफोन के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको सब जानते हैं। एप्पल को अगर कोई ना भी जानता हो वो कहेगा नहीं मोबाइल आता है आईफोन का, वो बहुत अच्छा है। सैमसंग का एस सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज विच हैव बीन लॉन्च्ड। गूगल नेक्सस सब जानते हैं। तो हमारा जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है ना, अल्टीमेटली वो डिसाइड करेगा कि हम कितने सक्सेसफुल हैं और हम कितना अच्छा हमने काम किया है। अब बता दो ऑडिटर का फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है? हम जो ऑडिटर्स हैं हमारा फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है? बस ऑडिट रिपोर्ट। अगर वो अच्छी हुई तो हमारा काम अच्छा, अगर वो बुरी हुई तो हमारा काम बुरा। बड़ा सिंपल सा बेंचमार्क है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये डेडिकेटेड है ऑडिट रिपोर्ट के लिए। रिपोर्ट कैसे बनती है, उसमें क्या क्या पैराग्राफ्स होने चाहिए, किसे साइन करना है किसे साइन नहीं करना, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, डेट डलेगी नहीं डलेगी, एड्रेस किसको करें, सारी चीजें ऑडिट रिपोर्ट की हम इस वाले चैप्टर में समझेंगे। तो चैप्टर का नाम है ऑडिट रिपोर्टिंग, ऑडिट रिपोर्ट। तो सबसे पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट रिपोर्ट? ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है भाई? ऑडिट रिपोर्ट होता है रिटन ओपिनियन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का जो रिटन ओपिनियन है, ऑडिटर का जो लिखित में ओपिनियन है। क्या ऑडिटर रिपोर्ट ओरल हो सकती है? वर्बली ऑडिटर कहते हैं अरे ट्रू एंड फेयर है, मैंने नोट कर दिया तुम्हारा अकाउंट्स बिल्कुल सही है। क्या ओरल हो सकती है ऑडिट रिपोर्ट? नहीं सर, ओरल नहीं हो सकती, इट हैज टू बी रिटन। और ये होता है ऑडिटर का ओपिनियन। ऑडिटर का ओपिनियन बताना कौन से दो वर्ड्स से सिग्निफाई होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ऑडिटर अपना व्यू देता है इस ऑडिट रिपोर्ट में, ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, जिससे ऑडिट ओपिनियन हम कहते हैं ये ऑडिटर का ऑडिट ओपिनियन है। हाँ। तो यहां क्या है? यहां कोई मैंने कैटरीना कैफ की फोटो खींची है, यहां क्या है? इधर भी तो देख सकते हो ना। सो इट इज अ रिटन ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर का रिटन ओपिनियन है भाई ये, वो अपना व्यू लिख के देगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू, या फिर ये भाई व्यू है हमारा कि ये फाइनेंशियल्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं। इट इज अल्टीमेट एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एवरी ऑडिट। ऑडिट का जो अंत है, ऑडिट का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, ऑडिट का जो अल्टीमेट सर्विस जो हम ऑडिट की दे रहे हैं उसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो ऑडिट रिपोर्ट है। रेगुलेटेड बाय, क्या हम जो चाहें वो ऑडिट रिपोर्ट में लिख सकते हैं या कोई रेगुलेशन है जो इसे रेगुलेट करती हैं? सर रेगुलेशन है। कंपनीज एक्ट बताता है ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी है, और कारो 2020 बताता है ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी है। सर क्या होता है कारो 2020? अभी हम डिस्कस करेंगे कारो 2020 क्या होता है, ठीक है। अब एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, भाई ऑडिट रिपोर्ट में आपको क्या क्या चीजें डालनी है? सबसे पहला होता है टाइटल। टाइटल मतलब आप ऊपर एक हेडिंग डालोगे, हेडिंग होनी चाहिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये वर्ड इंडिपेंडेंट, कि ऑडिट रिपोर्ट के भी स्टार्टिंग में लॉ ने बोला आप इस वर्ड को जरूर मेंशन करो, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? क्या कुछ संदेश दे रहा है ये वर्ड इंडिपेंडेंट जो लिखा हुआ है? क्या संदेश दे रहा है? फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस है, फ्री फ्रॉम बायस है।
क्या इस ऑडिटर ने कोई शेयर्स खरीदे हुए होंगे कंपनी के? क्या इस ऑडिटर ने कोई लोन या गारंटी दी हुई होगी कंपनी को? क्या इस ऑडिटर के कोई रिलेटिव इस कंपनी का शेयर होल्डर होगा? क्या इस ऑडिटर का किसी भी तरह से फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा कंपनी में? नहीं होगा। ये इंडिकेशन दे रहा है क्या? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। बिना कहे 10 बातें बता रहा है कम से कम ये हेडिंग आपको, ठीक है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द एड्रेसी, किसको एड्रेस किया गया है ऑडिट रिपोर्ट? अब बता दो जरा, हम ऑडिट रिपोर्ट किसको एड्रेस करते हैं? कौन वो पर्सन होना चाहिए जिससे ऑडिट रिपोर्ट एड्रेस होनी चाहिए? बोर्ड पे देख के मत बताना। एड्रेस मतलब किसको हम अपना ऑडिट रिपोर्ट सुनाना चाहते हैं। जैसे मैं कहता हूं सुनो, अरे सुनो, तुम्हें किसको बताना चाह रहे हो आप ऑडिट रिपोर्ट में? शेयर होल्डर तो यहां लिखा है तो तुमने बोल दिया। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में बताना एड्रेस ही कौन होगा? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्रिंसिपल सुनना, प्रिंसिपल, पर्सन हु अपॉइंट्स द ऑडिटर इज द एड्रेसी। दोबारा सुनो, पर्सन हु अपॉइंट्स द ऑडिटर इज द एड्रेसी। तो बताना फाइनेंशियल ऑडिट में ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। कॉस्ट ऑडिट में कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में एड्रेसी कौन होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट में एड्रेसी कौन होगा? शेयर। बस ये फंडा याद रखना। तो एड्रेसी इज विच पर्सन हु अपॉइंट्स द ऑडिटर इज द एड्रेसी। चाहे शेयर होल्डर हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इसके अंदर नेम ऑफ एंटिटी बताया जाता है और किस पीरियड के लिए ऑडिट किया जा रहा है वो बताया जाता है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, एक बीच में पैराग्राफ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। इसमें भाई बताया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैनेजमेंट और ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग बाइफिकेट करके बताई जाती है कि मैनेजमेंट को अकाउंट्स बनाने हैं, ऑडिट करने का काम ऑडिटर का है। क्या ऑडिटर बुक्स बना भी सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दे? क्यों, क्या थ्रेट होता है? थ्रेट का क्या नाम है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये थ्रेट होता है जो थ्रेट होता है कि अगर ऑडिटर ही बुक्स बनाए तो भाई अपना ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होती है। स्कोप, इस ऑडिट का भाई स्कोप क्या है? स्कोप में हम लिखते हैं गवर्निंग रेगुलेशन, कौन सा लॉ कह रहा है हमको ये ऑडिट करने के लिए, लाइक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एटसेट्रा। बेसिस ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन का बेसिस क्या है? जैसे हम सैम्पलिंग करेंगे, टेस्ट चेकिंग करेंगे, हमारा बेसिस ऑफ ओपिनियन हम यहां पर लिखेंगे। देन फिर फाइनली आप ओपिनियन लिखते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस क्या होता है? स्टैट्यूटरी कंप्लायंस क्या होता है? जो लॉ है वो फॉलो करा है या नहीं करा। जैसे टीडीएस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट क्या है? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्या फॉलो करा है नहीं करा? इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट क्या है? एडवांस टैक्स भरने की लास्ट डेट क्या है? एडवांस टैक्स भरने की लास्ट डेट क्या है? 15 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो क्या कंपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही, हम इस वाले पैराग्राफ में देते हैं, विच इज द ओपिनियन पैराग्राफ। सिग्नेचर, सिग्नेचर क्या सिर्फ ऑडिटर करेगा या क्लाइंट के भी होने चाहिए? ऑडिटर्स रिपोर्ट में सिग्नेचर सिर्फ ऑडिटर करेगा या क्लाइंट के भी होंगे? ऑडिटर्स रिपोर्ट में, ऑडिटर्स रिपोर्ट में सिर्फ ऑडिटर्स के होंगे। अरे ऑडिट रिपोर्ट तो ऑडिट की है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटर के भी होंगे, क्लाइंट के भी होंगे। समझ में आई बात? ऑडिट रिपोर्ट में किसके होंगे? सिर्फ ऑडिटर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटर और क्लाइंट दोनों। परफेक्ट। प्लेस ऑफ सिग्नेचर, किस सिटी में रह के सिग्नेचर करे वो लिखा जाता है यहाँ पर कि कहां पर भी ऑडिट रिपोर्ट साइन करी गई है, प्लेस लिखा जाता है। और डेट ऑफ रिपोर्ट, जिस दिन डेट को साइन करा गया है उस दिन डेट लिखी जाती है। तो ये सारी चीजें आपकी ऑडिट रिपोर्ट में होनी चाहिए। सर क्या ये याद करना पड़ेगा? यस, याद करना पड़ेगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? ऑडिट रिपोर्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भाई क्या क्या है? अच्छा, एक अच्छी ऑडिट रिपोर्ट मैं किसको कहूंगा? गुड ऑडिट रिपोर्ट। कब मैं कहूंगा एक बढ़िया ऑडिट रिपोर्ट है, ये बहुत बढ़िया ऑडिट रिपोर्ट है? उसकी भाई पहचान क्या होती है? नंबर 1, सिंप्लिसिटी। कोई मुश्किल शेक्सपियर के वर्ड मत लिखो। इंग्लिश में बनती है, हिंदी में तो बनती नहीं। इंग्लिश के वर्ड लिखने हैं, सिंपल वर्ड लिखो। कोई बहुत ज्यादा फैंसी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल इंग्लिश मत लिखो, समझ में नहीं आएगी किसी को। सिंपल इंग्लिश लिखो, सिंपल लैंग्वेज लिखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, बात को घुमाओ मत। जो बात को घुमाता है ना वो ऑडिट रिपोर्ट सक्सेसफुल कभी भी नहीं होती। स्ट्रेट बात लिखो हमेशा। नंबर 2, क्लैरिटी, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात लिखोगे, अनएम्बिगुअस बाट लिखोगे, क्लैरिटी दोगे कि हाँ ये सही है ये गलत है, तो आपकी रिपोर्ट अप्रिशिएट करी जाएगी। घुमा घुमा के बातें लिखोगे तो आपकी रिपोर्ट अप्रिशिएट नहीं करी जाएगी। सो इट हैज टू बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब ब्रीफ। किसी के पास टाइम नहीं रखा कि आप 10-10, 12-12 पेज की ऑडिट रिपोर्ट बना दो, वो पढ़ेगा बैठ के।
एक प्रिंसिपल है, आप जितना हायरार्की में ऊपर ऊपर जाते रहते हो, आप मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, जितना ऊपर जाते रहते हो आपका अटेंशन स्पैन उतना कम होता चला जाता है। आप एक चीज पे बहुत देर तक फोकस नहीं कर पाते क्योंकि आपको मल्टीपल चीजें करनी होती हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट ब्रीफ होनी चाहिए, हमेशा लेंदी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं लिखना, टू द पॉइंट लिखना है हमेशा ऑडिटर्स रिपोर्ट में। सो ब्रेविटी होनी चाहिए, इट शुड बी ब्रीफ, कंसाइज एंड स्पेसिफिक। टाइमलीनेस, आपको टाइम के अंदर अंदर रह के ऑडिट रिपोर्ट देनी है, वरना उसका क्या फायदा। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के लिए कितना टाइम मिलता है आपको? 180 days फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कमेंसमेंट नहीं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 180 days फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्या फायदा होगा अगर आपने 181 डे पे अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना के दी? तो फायदा नहीं होगा, आपकी रिपोर्ट सबमिट नहीं होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इसलिए आपकी रिपोर्ट टाइमली होनी चाहिए, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। डिसीजन मेकिंग भी तभी होगी, लीगल रिक्वायरमेंट भी तभी फुलफिल होगी जब आप टाइम से अपनी ऑडिट रिपोर्ट दोगे। फर्म, स्टेट द ओपिनियन फर्मली। फर्म मतलब एसर्टिव होके दो भाई, घबराना क्या। अगर कोई आप नेगेटिव बात बोल रहे हो क्लाइंट के बारे में, तो वो नेगेटिव बात आप क्लाइंट के बारे में एसर्टिव होके दो, आप वो नेगेटिव बात क्लाइंट के बारे में कॉन्फिडेंट होके दो। तो घबराने की बात, फर्मली आपको क्लाइंट के बारे में बातें बोलनी है। मैं स्टार बनना चाहती हूँ। नहीं। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। ये बहुत पहले का है। इसके बाद चलेगी तो बता, ये कौन कह रहा था तुम्हें? पहले का है। क्लास के बाद चलेगी। पहले के है, तो ये किया मैंने अभी। मैं घर जा रही हूँ, इसके बाद चलेगी तो बताओ। ओह ये है, अब समझ में आ रहा है। ये तो ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है ये? हैं? ये एरोप्लेन है? हाँ, एरोप्लेन क्रैश होने वाला है ये। करियर का एरोप्लेन पता है क्रैश होता है कभी कभी, सुना है कभी करियर का एरोप्लेन क्रैश होना सुना है ऐसा? होता है कभी कभी करियर का एरोप्लेन क्रैश हो गया। नालायक। मैंने आज तक तुम्हारा रजिस्टर नहीं देखा कभी, देख लो एक बार। ये तो फर्स्ट चैप्टर हो गया, ठीक है। ये हो गया सेकंड चैप्टर, कॉस्ट ऑडिट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट, ये भी परफेक्ट है। इसके बाद का कहाँ है? सर नहीं बनाई। मेरा करियर कोरा कागज कोरा ही रह गया। क्यों नहीं आगे के चैप्टर्स करते हो? हाँ भी वहां आ रहा हूँ, तुम्हारे को भी गाना सुनाऊंगा, तुम्हारा भी रजिस्टर देख के एक अप्रोप्रिएट गाना सुनाऊंगा तुमको भी। बस फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तुमने, उसके बाद पढ़ा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ रहे कृष्णा? सर ऑडिट सर बाकी सब्जेक्ट्स में टाइम दे रहा हूँ थोड़ा। अच्छा, किसको गाना सुनना? मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मम्मी कहता मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैंने कुछ बोला ही नहीं है सर, इतने बोला जो बोला है। सिल्वर जैकेट सर सिल्वर जैकेट सरोजी में और 10:30 सर वो तो ओके। सो आपका जो ओपिनियन है वो फर्मली स्टेट होना चाहिए, आपका जो ओपिनियन है वो स्ट्रांगली आपके रिपोर्ट में आना चाहिए। आपको स्ट्रांगली अपनी बात कहनी है, नेगेटिव बात कहते हो, पॉजिटिव बात कहते हो, जो भी कहते हो स्ट्रांगली कहो, फर्मली अपने ऑडिट ओपिनियन को भाई रखो। ऑब्जेक्टिविटी मतलब आप जो भी कहो उसके लिए आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए। बिना एविडेंस के कोई बात मत करो। अगर ऑडिटर बिना एविडेंस के कोई बात कहता है तो वो ऑडिटर अच्छा ऑडिटर नहीं माना जाता। तो एविडेंस रखो, जो हमारा बात जो भी हो रही है उसका एविडेंस आपके पास होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिविटी आपकी बात में होनी जरूरी है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस एंड वेरीफाइबल डेटा। डिस्क्लोजर प्रॉपर करो, जितने डिस्क्लोजर कंपनीज एक्ट कहता है करने के लिए, जो चीजें मैंडेटरी डिस्क्लोज करनी है वो डिस्क्लोज जरूर करो। मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स एंड द ट्रूथ, सारी चीजें सच आपके ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन बेस्ड, आपका जो ऑडिट रिपोर्ट है वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होना चाहिए, वो आपने जो रियल में इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे होना चाहिए। नहीं, उसमें डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं, वो अलग फाइल में रखते हो तुम अपनी, ऑडिट रिपोर्ट अलग से बनती है। जैसे आपकी रिपोर्ट होती थी, रिपोर्ट कार्ड, क्या रिपोर्ट कार्ड में टेस्ट पेपर लगते थे आपके, उसमें सिर्फ मार्क्स लगते थे ना और रिजल्ट आता था, बस वही ऑडिट रिपोर्ट है। आपके सिर्फ मार्क्स लगते हैं, उसका रिजल्ट आता है, डॉक्यूमेंट नहीं लगते ऑडिट रिपोर्ट में कोई। कारो इज एन एनेक्सर टू ऑडिट रिपोर्ट, कारो ऑडिट रिपोर्ट का एनेक्सर है, तो ऑडिट रिपोर्ट के साथ लगता है कारो। कारो भी एक तरह से ऑडिट रिपोर्ट है, इट्स अ सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट। उसमें भी तो ये पूछा गया ना कि ये बताओ ये हुआ नहीं हुआ, ये हुआ नहीं हुआ। कारो भी तो चेकलिस्ट ही है ना, लिस्ट ही तो है। तो कारो इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ओनली।
अभी पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे कारों के बारे में। इम्पार्शियल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो आपका ऑडिट रिपोर्ट है वो पार्शियल नहीं होना चाहिए भाई, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सो इट शुड बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव। है इसमें से कुछ कुछ चीजें पूछी जाती हैं। चलो भाई अब समझना जरा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो इसमें, कारो 2020। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, इनके क्लॉजेस पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है क्या होता है कारो 2020। कारो का फुल फॉर्म पढ़ना जरा, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, कंपनीज एक्ट के अंडर आता है, बिल्कुल बताता हूं। अब समझो, पहले जो ऑडिट रिपोर्ट बनती थी, उस ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर अपना बस ट्रू एंड फेयर व्यू लिख देता था कि ट्रू एंड फेयर व्यू इस कंपनी में मैं दे रहा हूं या नहीं दे रहा। ठीक है, बस एक लाइन में ऑडिट रिपोर्ट खत्म हो जाती थी, छोटी सी ऑडिट रिपोर्ट बनती थी। गवर्नमेंट गया ऑडिटर के पास, गवर्नमेंट ने कहा अरे ऑडिटर सुनना, क्या कंपनी ने सारे लोन टाइम से चुकाए हैं, जो बैंक से लोन लिए हुए हैं वो टाइम से चुकाए हैं? ऑडिटर कहता है ये तो मैंने देखा नहीं, मेरी मटेरियलिटी के नीचे था, छोटा मोटा था, मैंने देखा नहीं। गवर्नमेंट कहती है तो हैरानी की बात है, लोन चुकाए नहीं चुकाए नहीं देखा। चलो गवर्नमेंट ने अगला क्वेश्चन पूछा, गवर्नमेंट ने पूछा जो टीडीएस है वो टाइम से पे किया है, इनकम टैक्स टाइम से पे किया है, जीएसटी टाइम से पे किया है? तो ऑडिटर क्या कहता था, ऑडिटर कहता हाँ मोस्टली तो किया है, इक्का दुक्का डिफॉल्ट है। तो गवर्नमेंट पूछती थी क्या डिफॉल्ट है जरा बताना, ऑडिटर कहता था अब ये तो मैंने लिख के देखा नहीं। तो ऑडिटर्स कारों आने से पहले कई जगहों पे लापरवाही कर जाते थे, कुछ पॉइंट जो चेक होने चाहिए उनको चेक नहीं करते थे, ये कह के कि अनइंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से तो अनइंपॉर्टेंट है। अरे भाई गवर्नमेंट के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे हिसाब से अनइंपॉर्टेंट है तो क्या हो गया? गवर्नमेंट तो कहती है मेरे हिसाब से अनइंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने एक चेकलिस्ट दी कि आप और कुछ चेक करो ना करो, इन पॉइंट्स को तो आपको चेक करना ही करना है इन एन ऑडिट। उस चेकलिस्ट का नाम है कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर। जैसे मैं अगर तुम्हें एक लिस्ट दूं कि भाई ये 20 क्वेश्चन हैं ऑडिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और कुछ सिलेबस में करो ना करो, इन 20 क्वेश्चन को तो करके जाना ही जाना है। मैं अगर तुम्हें ऐसी चेकलिस्ट दूं, मैं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तुमको भाई कंपाइलेशन दूं, ये वही कंपाइलेशन है कारो। कारो टेल्स यू दोज मैटर्स विच यू हैव टू मैंडेटरली ऑडिट। फॉर एग्जाम्पल भाई लोन आपका आपने बैंक का ईएमआई प्रॉपर्ली पे किया है नहीं किया, कंपनी ने लोन को प्रॉपर्ली चुकाया है नहीं चुकाया, समय रहते लोन को चुकाया नहीं चुकाया, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज रिटन इन कारो। तो क्या कारो क्या है? कारो एक चेकलिस्ट है, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऑडिटर को इन पॉइंट्स को तो चेक करना ही करना है और ऑडिट रिपोर्ट के साथ एनेक्जर की तरह लगाना है। ऑडिटर को बस क्या लिखना है? यस नो यस नो यस 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 नो नो नो, बस यस नो लिखना होता है इस रिपोर्ट में और कुछ नहीं लिखना होता। इट्स जस्ट लाइक अ चेकलिस्ट। समझ में आया कारो क्या है? तो जैसे क्वेश्चन लिखा होगा वेदर द कंपनी हैज पेड टीडीएस ऑन टाइम, आपको लिखना है यस। वेदर द कंपनी हैज पेड जीएसटी ऑन टाइम, यस। वेदर द कंपनी हैज पेड ईएमआई ऑन लोन ऑन टाइम, आपको लिखना है नो, वन ईएमआई वाज लेट। ये चेकलिस्ट है जहां ऑडिटर को भरनी होती है और ऑडिट रिपोर्ट के साथ अटैच करनी होती है, उसे बोलते हैं कारो, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। बताओ बात समझ में आई और लॉजिक समझ में आया गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया? कि पहले ऑडिटर्स कई बार ना इसको चेक, इंपॉर्टेंट चीजों को चेक करना भूल जाते थे या छोड़ देते थे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। बैकग्राउंड, इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सम एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, गवर्नमेंट कह रही है भाई हमें कुछ और चीजों पे रिपोर्टिंग चाहिए, उसके लिए इशू होती है। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, हर कंपनी पे एप्लीकेबल होगी एक्सेप्ट फॉर, कुछ कंपनीज पे भाई एप्लीकेबल नहीं होगी, जैसे बैंकिंग कंपनी पे ये एप्लीकेबल नहीं होती, इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं एप्लीकेबल होती, सेक्शन 8 कंपनी जो एनजीओ उन पे एप्लीकेबल नहीं होती, 1 पर्सन कंपनी जो एक पर्सन के बेसिस पे स्पेशल परमिशन बना के बनती है उन पे नहीं होती, स्मॉल कंपनी पे नहीं होती, और कुछ चुनिंदा प्राइवेट कंपनीज पे नहीं होती। कौन सी वो प्राइवेट कंपनीज है जिन पे एप्लीकेबल नहीं होगा? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, आरएस का मतलब है रिजर्व्स एंड सरप्लस, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब इक्विटी होल्डिंग 1 करोड़ से कम है, उन पे कारो अप्लाई नहीं करेगा। एंड मतलब सारी कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक भी होगी तो चलेगा, सारी क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होनी चाहिए। जरा बताना दूसरी कंडीशन क्या है पीडीएफ में देख के। बोरिंग जो है वो 1 करोड़ से कम होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन रेवेन्यू जो है वो 10 करोड़ से कम होना चाहिए। चौथी कंडीशन नॉट अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी का ये सब्सिडरी नहीं होना चाहिए।
सो हमको ये चीजें इंश्योर करनी है। अगर हम चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनी का कारो हम ना भरें, उस चेकलिस्ट को ना भरें, तो अगर ये चीजें फुलफिल हुई तो उस प्राइवेट कंपनी को कारो देने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीजें फुलफिल नहीं हुई तो उस कंपनी को भाई कारो देने की जरूरत है। ठीक है। क्लॉजेज, किस टाइप के क्लॉजेज होते हैं? मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पल्स दिए भाई, ये सारे क्लॉजेज नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। तुमको कुछ एग्जाम्पल्स याद करने हैं। किस टाइप के क्वेश्चन गवर्नमेंट कहती है, इनका तो जवाब दो कम से कम। आओ क्या देखते हैं क्या वो है। पीपीई सुना है कभी? क्या होता है पीपीई? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये किस एसेट को डिनोट करता है? फिक्स एसेट को डिनोट करता है। ठीक है। तो कारो सबसे पहले क्या कहती है? अरे भाई ऑडिटर सुनो, एक मूलभूत चीज तो बताओ, एक बेसिक चीज तो बताओ। ऑडिटर ने क्या कहा? क्या क्या मूलभूत चीज क्या बताऊं, बेसिक चीज क्या बताऊं? जो आपके फिक्स एसेट हैं उनकी क्वांटिटी और सिचुएशन क्या फिक्स एसेट रजिस्टर में डिस्क्लोज्ड है या नहीं है? मतलब आपने कहा मेरे पास कंप्यूटर हैं 10 लाख रुपए के। अरे ये तो बताओ 10 लाख में कितने कंप्यूटर हैं? 20, 25, 30, 50, 100। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं ना, उनमें खास बात होती है, वो मनी ड्रिवन होते हैं, अमाउंट ड्रिवन होते हैं, उसमें क्वांटिटी नहीं आती कहीं। तो अब गवर्नमेंट क्या जानना चाहती है? सुनो ऑडिटर, जरा चेक करके बताओ क्या कंपनी के पास इस चीज की डिटेल है कि कंप्यूटर अगर हैं तो कितने हैं? 20, 25, 30, 50, 100। तो सबसे पहली जो कारो की रिक्वायरमेंट हुई वो हुई पीपीई में, तुम बताओ क्वांटिटी कितनी है एसेट्स की, वो क्या कंपनी के पास है, क्या तुमने चेक करी है? और दूसरा, एसेट की सिचुएशन क्या है। कहीं ऐसा ना हो 50 में से 20 कंप्यूटर तो वेयर हाउस में टूटे फूटे पड़े हैं कबाड़े की तरह बिकने के लिए, और तुम कह रहे हो हमारे पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर वो तो है नहीं ना, वो तो स्क्रैप है ना। तो सिचुएशन भी बतानी पड़ेगी, क्या उसकी कंडीशन अच्छी है या नहीं है। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करके आओ भाई, जाओ देखो एसेट है भी या नहीं है। और टाइटल डीड, मतलब जो ओनरशिप है वो क्या कंपनी के पास है या नहीं, इन चीजों को चेक करो। कितनी शर्मनाक बात है, गवर्नमेंट को ऑडिटर को बताना पड़ रहा है कि किन किन चीजों को चेक करो। ये चीजें तो खुद ऑडिटर को चेक करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को ऑडिटर को बताना पड़ रहा है कि इन चीजों को चेक करो। करेक्ट। ऑडिटर सिर्फ अमाउंट में फोकस करता था, क्वांटिटी पे फोकस करता ही नहीं था। तो गवर्नमेंट ने ये चीज हिदायत दी। ठीक है चलो, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक। कितने तीन टाइप का होता है इन्वेंट्री, बताओ कौन कौन सा? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, WIP, 3 तरह का। फिजिकल वेरिफिकेशन करो, और अगर लोन लिया है, गिरवी रखा है इन्वेंट्री, मॉर्टगेज पे रखा है, गिरवी रखते हैं ना इन्वेंट्री को, लोन लेते हैं, वो डिस्क्लोज करो कि अगर लोन लिया है इन्वेंट्री के अगेंस्ट तो वो बताओ। ग्रांटिंग लोन्स, क्या कोई ग्रांट लोन किया है प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए तो मैं बता रहा हूं। भाई मेरी कंपनी है, मैंने लोन लिया 10% पे, ब्याज पे कर रहा हूं 10%, और मैंने अपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन ग्रांट कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा उससे। क्या ये गलत है या सही है? क्यों 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 गलत है? मेरी मर्जी, मैं किसी को भी लोन दूं, किसी को भी किससे भी लोन लूं, तुम्हारा क्या? दोबारा सुनो, मैंने लोन लिया 10% ब्याज पे और अपनी सब्सिडरी कंपनी को दे दिया बिना किसी ब्याज के। सब्सिडी, हाँ नहीं अपने आप नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी है भाई सब्सिडरी की। जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे ग्रुप कंपनीज हो, सिस्टर कंसर्न हो, सब्सिडरी हो, सब होल्डिंग कंपनी हो, सब सेपरेट लीगल एंटिटी है। ग्रुप सेम है, कंपनी अलग है। कंट्रोल होल्डिंग कंपनी मेरा होल्ड है, तभी तो मैंने सब्सिडी को दे दिया बिना ब्याज के। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है तुमको? तुम्हें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? क्यों प्रॉब्लम है तुमको? परफेक्ट। अरे कंपनी का लॉस है भाई, बाहर तो तुम ब्याज पे कर रहे हो हैं, और लोन लेके तुमने अपने बिजनेस में लगाने की बजाय शेयर होल्डर की क्या उम्मीद है तुमसे? तुम लोन लेके अपने बिजनेस में लगाओगे, पैसा कमा के शेयर होल्डर को दोगे, और तुम उस लोन का क्या कर रहे हो? अपनी सब्सिडरी कंपनी को तुमने आगे लोन दे दिया। ये तो बेवकूफी भरी बात हुई ना, ये तो कंपनी के हित में नहीं है ना, ये तो कंपनी के अगेंस्ट बात हो गई ना। शेयर होल्डर को ये बात पता लगनी चाहिए ना। शेयर होल्डर पे छोड़ दो, फिर शेयर होल्डर का चलेगा तो चलेगा। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपने कोई लोन ग्रांट किया है और वो प्रेजुडिशियल है टू इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, प्रेजुडिशियल मतलब अगेंस्ट और हार्मफुल, आपने लोन दिया और वो प्रेजुडिशियल है टू इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के लिए खराब है वो लोन, नहीं देना चाहिए था वो लोन, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हम ये थोड़ी कह रहे हैं हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, हम कह रहे हैं शेयर होल्डर को बता दो भाई, ऐसा तुम महान काम कर रहे हो, शेयर होल्डर को बता दो बस। हम यही तो बात कह रहे हैं, डिस्क्लोजर तो करने के लिए कह रहे हैं।
तो ये ग्रांटिंग ऑफ लोन। फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज, आपके कितने स्टैट्यूटरी ड्यूज भाई पेंडिंग है, टीडीएस पे नहीं किया, जीएसटी पे नहीं किया टाइम से, आप इनकम टैक्स एडवांस टैक्स पे नहीं करते टाइम से, जो भी आपके स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं आप उन सबको डिस्क्लोज करो, जो स्टैट्यूटरी ड्यूज आपके डिपॉजिटेड ऑन टाइम है और आउटस्टैंडिंग है 6 महीने से ज्यादा, अगर आउटस्टैंडिंग है उन्हें तो स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करो, बताओ कौन से स्टैट्यूटरी ड्यूज आपके 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। देन रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन को आपने कोई डिफॉल्ट किया है, कोई ईएमआई नहीं पे करी, डिस्क्लोज करो। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड तो भाई बहुत बड़ा इशू है, अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है, कोई फ्रॉड ऑर्डर ने पकड़ा है, उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। नेचर, अमाउंट इन्वॉल्व टू बी रिपोर्टेड इन केस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड को आपको रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये बस एग्जांपल्स हैं जो कारों में लिखे हैं, कारों में पूरी चेकलिस्ट बनी है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कारों में कहते हैं भैया आप डिस्क्लोज करो, ऑर्डर को कहा जाता है डिस्क्लोज करो। और बताओ जरा डिस्क्लोज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है भाई, भले ही छोटा सा अमाउंट हो, लोन भले ही 1 लाख रुपए का हो, लेकिन ये जो हरकत कंपनी ने करी है ये तो गलत है ना। फर्क नहीं पड़ता छोटा है बड़ा है, टीडीएस अमाउंट नहीं पे कर रहे, छोटा सा अमाउंट है कोई बात नहीं, छोटा है बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये गलत है कि आप टीडीएस टाइम से नहीं पे कर रहे, गवर्नमेंट को लॉ को आप फॉलो नहीं कर रहे, गलत है। तो भले छोटा हो बड़ा हो अमाउंट आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। ठीक, चलो अब लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में से जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एक तो कारो इंपॉर्टेंट, दूसरा टाइप्स ऑफ रिपोर्ट इंपॉर्टेंट, ये 2 चीजें इस वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, कितने टाइप की रिपोर्ट होती हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई समझना जरा, रिपोर्ट 2 टाइप की, एक आप कह दो सब कुछ ठीक है, एक आप कह दो सब कुछ ठीक है, और दूसरा आप कह दो गलत है। तो 2 टाइप की रिपोर्ट हो सकती है ना ऑडिट की, एक आप कह दो सब कुछ ठीक है, दूसरा आप कह दो गलत है, तीसरी तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो रिपोर्ट जो है वो 2 टाइप की हैं। नंबर 1 अनमॉडिफाइड, अनक्वालिफाइड या क्लीन रिपोर्ट। सीएफओ का सपना होता है, फाइनेंस मैनेजर का सपना होता है कि हमें ये वाली रिपोर्ट मिले, अनक्वालिफाइड जिसमें लिखा हो सब कुछ परफेक्ट है, अकाउंट्स एकदम बढ़िया तरीके से बने हैं, इंटरनल कंट्रोल्स बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया है। ये ड्रीम रिपोर्ट है किसी भी सीएफओ की, किसी भी फाइनेंस मैनेजर की, ये ड्रीम रिपोर्ट है। तो ये है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, इसके क्या फीचर्स होते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू है, सब कुछ बढ़िया है। अगर एसेट्स 5 करोड़ के लिखे हैं तो बिजनेस में एसेट्स कितने रुपए के हैं? 5 करोड़ के ही हैं। अगर सेल्स लिखी है 100 करोड़ तो एक्चुअली में सेल्स कितने रुपए की हैं? 100। ट्रू एंड फेयर, ठीक है, सब चीज परफेक्ट। अच्छा, नो मटीरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। अब 2 वर्ड्स का मतलब समझना, सबसे पहले समझना मिस स्टेटमेंट। अरे मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट का इजी वर्ड है मिस्टेक। मिस्टेक क्या होता है? एरर, गलती। अरे 2600 का खर्चा था, 26,000 भर दिया, गलती से अकाउंट्स में गलत खर्चा लिख दिया। किसी को पेमेंट करी 50,000, गलती से लिख दिया 5,000, 0 एक कम लिख दिया। या कई बार होता है भाई हमें फिगर लिखनी होती है 59, हम लिख देते हैं 95, एरर हो जाता है, हम नंबर्स को कई बार एक्सचेंज कर दें, ये ह्यूमन एरर्स हैं, ये होते हैं। तो ये है मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट मीन्स मिस्टेक। अब सुनना जरा, मिस्टेक कैसी वाली नहीं होनी चाहिए? मटीरियल। मटीरियल वर्ड का क्या इंपॉर्टेंट, क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल। अब सुनना, इसका मतलब यह है कि मिस्टेक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगी होगी, छोटी मोटी, वो हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। समझे? इसका मतलब यह है दुनिया के कोई ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं हैं पूरी दुनिया के जहां कोई मिस्टेक ना हो। छोटी मोटी इमटेरियल मिस्टेक तो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती ही होती है, लेकिन हम क्या इंश्योर करते हैं कि कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, मतलब कोई इंपॉर्टेंट मिस्टेक ना हो, कोई मेजर मिस्टेक ना हो। दोबारा लाइन को पढ़ना, इस लाइन के अंदर बहुत सारे चीजें जुड़ी हुई हैं। ये जो लाइन बोल रही है, जो बोल रही है वो तो बोल ही रही है, जो नहीं बोल रही वो भी बोल रही है। इस लाइन के अंदर ऐसी बातें आ रही हैं, ध्यान से पढ़ना। नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इमटीरियल मिसस्टेटमेंट है, बड़ी नहीं है, छोटी है।
तो छोटी मोटी मिसस्टेटमेंट हो सकती है, तो भी मैं क्लीन रिपोर्ट दूंगा, लेकिन बड़ी मिसस्टेटमेंट नहीं हो सकती, बड़ी मिस्टेक नहीं हो सकती। इसका मतलब ये निकलता है, इसका एक और मतलब निकलता है कि ये एजम्पशन है कि दुनिया के कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिस्टेक के बगैर नहीं बन सकते। ये हम अग्री करते हैं, अग्री भी तो करना पड़ता है ना किसी बात पर भी, जायज बात, प्रैक्टिकल बात है। दुनिया के कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिना मिस्टेक के नहीं बन सकते। कुछ छोटी मोटी मिस्टेक होना लाजमी है, 50 रुपए, 100 रुपए, 5000 रुपए, 6000 रुपए, 4000 रुपए, कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक होना लाजमी है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बट कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। बताओ बात समझ में आई? इसके अंदर की बात समझ में आई, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अंदर की बात। चलो, गैप फॉलोड। गैप क्या होता है? गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये क्या हो, तुमने पढ़े हुए हैं? क्या होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल? क्या होते हैं? गाइडलाइंस नहीं, नालायक। हाँ, मुझे नहीं सुनाई दिया ना। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमें बताते हैं अकाउंटिंग कैसे होगी। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है? हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमें अकाउंटिंग करने के तरीके बता रहे हैं, तो वो फॉलो हुए नहीं हुए। और लीगल कंप्लायंस आपने प्रॉपर करी हुई है, लीगल कंप्लायंस हर सही है, टीडीएस सही सही से डिपॉजिट हुआ है, इनकम टैक्स, जीएसटी, फैक्ट्री एक्ट कंप्लाई हुआ है, कंपनीज एक्ट कंप्लाई हुआ है, ये चीज़ हम इंश्योर करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तो मेरे अकाउंट्स अनमॉडिफाइड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट या क्लीन रिपोर्ट। अब अगली कैटेगरी आ जाती है मॉडिफाइड रिपोर्ट। इसमें है गड़बड़ी। और सुनना, कोई छोटी मोटी गड़बड़ी है या कोई बड़ी गड़बड़ी है? बड़ी गड़बड़ी, क्योंकि छोटी मोटी तो यहां भी है, छोटी मोटी तो यहां भी है, तो यहां क्या है? बड़ी गड़बड़ी। यहां पर होगा मटीरियल मिसस्टेटमेंट। आओ पढ़ते हैं। तो जो मॉडिफाइड रिपोर्ट है वो 3 टाइप की है: क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। मुझे एक चीज बता दो, क्या इन दोनों में ही मटीरियल मिसस्टेटमेंट होगा? क्या ऐसा हो सकता है इन दोनों में से किसी एक में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो? क्या दोनों में ही मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा? हाँ, सबसे पहले तो इस बात पर अग्री करो भाई। इस कैटेगरी में आने का ही मतलब यह है, मॉडिफाइड रिपोर्ट में आने का ही मतलब यह है कि मिस्टेक है और बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि छोटी मिस्टेक तो हमने यही नजरअंदाज कर दी थी, पहले वाले में ही छोटी मिस्टेक तो हमने यही नजरअंदाज कर दी थी। इसका मतलब बड़ी मिस्टेक यहां भी होती है, यहां भी होती है, इन दोनों में ही होती है। इसकी बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये बिल्कुल अलग चीज है, बाद में समझेंगे ये क्या है। अभी इन दोनों की बात कर रहा हूं, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, दोनों में अब डिफरेंस समझना बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है भाई। अगर ये डिफरेंस समझ लिया, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, एग्जाम में आराम से लिख पाओगे। अगर ये डिफरेंस नहीं समझ में आया तो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहोगे, भैया क्या डिफरेंस होता है क्वालिफाइड ओपिनियन एडवर्स ओपिनियन में? दोनों में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है, क्या डिफरेंस होता है? अब सुनना ध्यान से, ठीक है। बड़ी मिस्टेक, मैं एक ऑडिट पे गया, उस ऑडिट में मुझे एक बहुत बड़ी मिस्टेक मिली। पता है क्या मिस्टेक? ये थी कि जो फिक्स एसेट हैं उनका लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, फैब्रिकेशन चार्जेस फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में एडेड नहीं है। बताना जरा क्या मिस्टेक मिली मुझे क्लाइंट पे? क्लाइंट पे क्या मिस्टेक मिली मुझे? यहां आ जाओ, आगे आ जाओ। तुम जब पीछे बैठती हो ना तो तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है, आगे तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलता है। तो मैं क्लाइंट के पास गया, क्लाइंट में मुझे फिक्स एसेट में एक मिस्टेक मिली। क्या? लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, फैब्रिकेशन चार्जेस कॉस्ट में एडेड नहीं थे। क्या ऐड होने चाहिए थे? कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 साफ साफ बोलता है। क्या बोलता है? जितना भी रिक्शे वाले का खर्चा है, इंस्टॉलेशन का खर्चा है, सब ऐड होगा। तो अगर एसी लगाया, एसी में जो पाइप होता है वो पाइप एक्स्ट्रा लेके आया, क्या वो एसी की कॉस्ट में ऐड होगा? क्या जो रिक्शे वाला एसी ढोके लाया उसमें ऐड होगा? क्या इंजीनियर जब फिट करने वो ऐड होगा? ऐड होगा। कंपनी ने नहीं किया हुआ। मैंने कहा मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बड़ी मिसस्टेटमेंट भाई, छोटी मोटी बात नहीं है। हजारों का खर्चा होता है इंस्टॉलेशन का, और आपने प्लांट मशीन का इंस्टॉलेशन फिक्स एसेट में ऐड नहीं किया, मतलब आपका डेप्रिसिएशन गलत है। क्या है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट है भाई, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। मैंने कहा फिक्स एसेट में तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने सारे बाकी अकाउंट हेड चेक करे, डेटर चेक करा, क्रेडिटर चेक करा, सेल्स चेक करी, एक्सपेंसेस चेक करे, सब में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, सब चीजें बिल्कुल ठीक है।
तो मैं क्या ओपिनियन दूंगा? मैं ओपिनियन दूंगा बाकी सब तो ठीक है, बस एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि फिक्स एसेट में लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस को ऐड नहीं किया गया, बाकी सब ठीक है, ये ओपिनियन दूंगा मैं, ठीक है। सो अब देखना जरा, ट्रू एंड फेयर व्यू तो दिया मैंने, बट सब्जेक्ट टू सर्टन मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कोई एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट विच इज नॉट परवेजिव। परवेजिव का मतलब समझना, परवेजिव का मतलब समझना, इफेक्टिंग द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है, लेकिन क्या वो पूरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रही है? सिर्फ एक अकाउंट हेड को इफेक्ट कर रही है, सिर्फ एक अकाउंट हेड को इफेक्ट कर रही है। वो कौन सा अकाउंट हेड है? फिक्स्ड एसेट। सो नॉट परवेसिव। परवेसिव का क्या मतलब? जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर दे। एक ऐसी गलती जिसने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तहस नहस कर दिया। क्या ये गलती पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तहस नहस करने वाली है? सिर्फ एक हेड को हिट करने वाली है, एक हेड को हिट करने वाली है। तो मैं रिपोर्ट अपनी कौन सी दूंगा? क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा मैं इस केस में। मैं बोलूंगा भाई मैं आपको क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? वैसे तो सब कुछ ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो फिक्स्ड एसेट में गड़बड़ी कर दी आपने, वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो मैंने हाईलाइट कर दी। समझ में आई बात? सो अब दोबारा से पढ़ते हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हो क्या? बोलो, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हो? ठीक है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या? हाँ, बट क्या वो परवेसिव है? मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तहस नहस कर दिया, या नॉट परवेसिव है? नॉट परवेसिव है। तो मैं क्या दूंगा? मैं दूंगा क्वालिफाइड ओपिनियन। बताओ जरा, बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे सुनना। मैं एक क्लाइंट का ऑडिट करने गया, और वहां जब मैं क्लाइंट का ऑडिट कर रहा था, तब क्लाइंट के ऑडिट में मुझे पता लगा कि जो हमारा अकाउंटेंट है वो ग्रेजुएट है, उसे डेबिट क्रेडिट में फर्क करना ही नहीं पता। वो फिक्स एसेट को एक्सपेंस के हेड में डाल रहा था, एक्सपेंस को फिक्स एसेट के हेड में डाल रहा था, क्रेडिटर्स को डेटर्स के कॉलम में डिस्क्लोज कर रहा था, डेटर्स को क्रेडिटर्स के, क्रेडिटर्स को डेटर्स के, और उसने अपनी अकाउंटिंग एंट्री ही गलत डाली हुई थी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अकाउंटिंग एंट्री डालनी नहीं आती, डेबिट और क्रेडिट क्या होगा सही नहीं पता था। प्रॉब्ली वो इंतखाब सर से नहीं पढ़ा होगा। इंतखाब सर से अगर पढ़ा होता तो अकाउंटिंग एंट्री अच्छे से आती, नहीं पढ़ा था। सो अब मुझे बताना, ठीक है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या? क्या बड़ी बड़ी गलतियां मैं उम्मीद कर सकता हूं अकाउंट्स में होंगी? जी हां। जब डेबिट क्रेडिट उसने ध्यान नहीं रखा, एक्सपेंस को एसेट में डाला, एसेट को एक्सपेंस, तो ये तो बड़ी हो गई। ठीक है, अच्छा मेरा अगला क्वेश्चन, क्या गलतियां परवेजिव हैं? पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तहस नहस कर दिया है क्या? जी हां। अब इस परिस्थिति में क्या आप ट्रू एंड फेयर व्यू दोगे? नहीं। तो इस केस में आप ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक गलती हो गई बाकी सब ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है। इस केस में हम क्या देते हैं? एडवर्स ओपिनियन। तो बताना ज्यादा सीवियर कौन सा हुआ, क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन? एडवर्स ओपिनियन ज्यादा सीवियर हुआ भाई, उसमें आपकी बहुत सारी गलतियां पकड़ी गई, उसमें हमने बहुत सारी चीजों में झोल किया हुआ था, सब कुछ पकड़ा गया। यही सिचुएशन होती है फ्रॉड के केस में। जब फ्रॉड पकड़ा जाता है ना, फ्रॉड किसी एक अकाउंट हेड में पकड़ा जब जाता है ना, ऑडिटर का दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक जगह फ्रॉड हो सकता है तो सारी जगह फ्रॉड का रिस्क मंडराने लगता है, और सारी जगह हम कहते हैं तो भाई सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हिट करेगा ये फ्रॉड। वहां भी परवेसिव हो जाता है। जैसे अगर घर में चींटियां लगती हैं, गर्मी का मौसम आ गया, चींटियां लगनी शुरू हो जाएंगी, तो किसी एक मिठाई पे लगेंगी, अगर चींटियां हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा सारी मिठाई के डिब्बे सब पे ना लग गई हो, चेक करना पड़ेगा सब पे। इसी तरह होता है परवेजिव। परवेजिव मतलब ये ऐसा दीमक होगा जो दीमक हमारे सारे अकाउंट हेड्स को कुतर कुतर के खा जाएगा, सबको भाई डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है। इसे बोलते हैं परवेसिव, मतलब ये हर जगह मौजूद होगा। बताओ बात समझ में आई? परवेसिव वर्ड का मतलब समझ में आया? तो अब जब तुम्हें डिफरेंस करने को बोला जाएगा क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन में, तुम क्या कहोगे? क्वालिफाइड ओपिनियन में ट्रू एंड फेयर व्यू होता है, एडवर्स में नहीं होता। क्वालिफाइड में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है, वो तो एडवर्स में भी होता है, दोनों में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है, वो तो होगा ही होगा। अब एडवर्स की बात यह है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऐसा होगा जो परवेसिव होगा, मतलब वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हिट कर रहा होगा, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो क्वालिफाइड में होगा वो नॉट परवेसिव होगा, वो सबको नहीं हिट कर रहा होगा, किसी एक अकाउंट हेड को हिट कर रहा होगा, और आप वो हाईलाइट कर दोगे भाई ये अकाउंट हेड है जो इस मिस्टेक से हिट हो रहा है। ध्रुव बात समझ में आई? ठीक है, सो ये है डिफरेंस। अच्छा अब आ गया इससे भी खतरनाक चीज, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो बताना जरा, जैसे मान लो आपका कोई बहुत प्यारा है, ठीक है,
जिससे अभी मिलने का प्रोग्राम है क्लास के बाद, वो अगर गुस्सा करके भड़बड़ा के आपको गालियां देके कहते तुम गंदे इंसान हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, वो ज्यादा खतरनाक होगा या वो आपकी किसी गलती पे चुप रह जाए वो ज्यादा खतरनाक होगा? चुप रह जाए ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि वो कब कैसे निकलेगा आपको भी नहीं पता। वो किसी और रूप में, बड़े भयानक रूप में निकलेगा जब वो चुप हो जाएगा इंसान। मान लो वो आपकी गलतियों को इग्नोर कर रहा है और वो इंसान कह रहा है चलो अब मैं इसको इकट्ठे ही बताएंगे, अभी इसको नहीं बता रहे आपकी गलतियों को, तो चुप रहना, चुप्पी इज इवन मोर अग्रेसिव और एडवर्स देन बोलना, ठीक है। और ये जो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है, ये होता है ऑडिटर की चुप्पी। ऑडिटर जब चुप रह जाता है, ऑडिटर कह रहा है मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा। हाँ, अब पीडीएफ में नहीं देखने को होगा ना तुम्हें, अब यहां आ गया चेहरा, अब मैं अपनी पीडीएफ देखना, उसकी बात सुननी है अब ध्रुव की। ध्रुव तुम यहां क्यों नहीं आ जाते? थोड़ी सी क्लास बची, आ जाओ यहाँ आ जाओ। अरे कोई बात नहीं, अरे सब देख लेंगे मासूम चेहरा तुम्हारा, आ जाओ यहाँ आ जाओ। हाँ तुम्हें तो सब देखते हैं ना, तुम ही जॉन इब्राहिम हो ना, रणबीर कपूर तुम ही तो हो क्लास के, सब तुम्हें देखते हैं, सब पूरे हफ्ते सब मुझे देखते हैं, नालायक। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, अब सुनना ये क्या है, ये ऑडिटर की चुप्पी है। ऑडिटर इसमें कुछ नहीं बोल रहा, ऑडिटर कह रहा है मेरे को कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिले जो मैं कुछ बोलूं। ये टिपिकली किन सिचुएशंस में होता है, जब बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, या जो आपके वो थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो डिस्ट्रॉय हो गए, आग लग गई, भाई फ्लड आ गया, या फिर भूकंप आ गया जिसमें दब गए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ, उस सिचुएशन में ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाता है। सब बकवास, अब सब कुछ ऑनलाइन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी के डिस्ट्रॉय हो जाए। और जो कॉपी बनती है ना, कॉपी एक सर्वर पे नहीं मल्टीपल सर्वर पे रखी होती हैं। तो भाई आज के जमाने में जहां आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिखे, वहां ना अपने दिमाग को और ज्यादा शकी बना लेना और ज्यादा इंक्विजिटिव बना लेना कि इस ऑडिटर ने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्यों दिया है, भाई क्या रीजन है कि इस ऑडिटर ने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है, ऑडिटर चुप रह गया है, ऐसा क्यों है? कुछ ना कुछ होगा, क्या तो फ्रॉड हुआ होगा बहुत हाई लेवल का, जिसकी वजह से ऑडिटर ने कहा हम इस पे भाई कमेंट ही नहीं कर रहे, जबकि ऑडिटर को भी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो 2 दिन के अंदर अंदर मैनेजमेंट को और 60 डेज के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉड का बताए। मैनेजमेंट ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है। तो थियोरेटिकली जो तुम्हें एग्जाम में लिख के आना है वो क्या लिख के आना है, व्हेन ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स, व्हेन मैनेजमेंट इज नॉट गिविंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैनेजमेंट इज नॉट गिविंग इन्फॉर्मेशन, देयर इज नो ऑडिट एविडेंस, और मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट्स द स्कोप ऑफ ऑडिटर, मैनेजमेंट ने कहा भाई तुम ऑडिट पूरा नहीं कर सकते, उस केस में भाई हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं। ये थ्योरी में तुम्हें एग्जाम में लिख के आना है। और प्रैक्टिकली क्या सोचोगे जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ गया? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसा सिवियर हुआ है जो पिछले वाले ऑडिटर ने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है। कोई आराम की बात नहीं है, ये कोई इतनी इजी बात नहीं है जितनी थियोरेटिकली लिखी होती है। तो मैं जब ऑडिटर था तो मैं हमेशा इन दोनों से ज्यादा खतरनाक इसको मानता था। मेरे लिए क्वालिफाइड होना खतरनाक नहीं था, मेरे लिए एडवर्स होना खतरनाक नहीं था, क्योंकि इन दोनों में बोला जा रहा है, दूसरा आदमी बोल तो रहा है कि क्या कमी है, क्या गड़बड़ी है, यहां तो दूसरा आदमी बोल ही नहीं रहा। मेरे लिए ये ज्यादा खतरनाक होता था और मैं सोचने बैठ जाता था ऐसा क्या हुआ होगा जो प्रीवियस ऑडिटर ने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया। समझ में आई बात? प्रैक्टिकली भी समझ में आई, थ्योरेटिकली भी समझ में आई। अच्छा, तीनों मॉडिफाइड रिपोर्ट समझ में आए, तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट। अब जब तुम डेफिनेशन याद करोगे ना, मैंने तोड़ दिया ना डेफिनेशन को तुम्हारे लिए, अब जब डेफिनेशन याद करोगे आराम से डेफिनेशन याद होगी, तीनों पॉइंट्स तुम आराम से एग्जाम में लिख के आओगे, क्योंकि ये वर्ड अगर एग्जाम में नहीं लिखा परवेसिव, तुम्हारी डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगी। अगर ये वर्ड एग्जाम में नहीं लिखा नॉट परवेसिव, तुम्हारी डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगी। तो डेफिनेशन में ये वर्ड लिखना जरूरी है। ठीक है सर, ये वही है भाई मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। चलो नेक्स्ट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये एक रीसेंट ऑडिट वर्ल्ड में चेंज। हाँ जी, अब सबसे ज्यादा तो ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है, लेकिन अगर मैं फिर भी अगर ब्रॉडली बताऊं तो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट, ये दो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। एडवर्स रिपोर्ट बहुत कम होती हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो ना के बराबर होती हैं। मैंने अपने पूरे करियर में 5-6 साल का मेरा करियर है, मैंने 1 या 2 मैक्सिमम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देखे होंगे, मैंने देखे ही नहीं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कभी लाइफ में। ये ज्यादा मिलेंगी या ये ज्यादा मिलेंगी? चलो अब आते हैं अपने टॉपिक नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी पे।
भाई ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है इंडिया में, ठीक है। ये रिसेंटली लॉ बना है, इस अथॉरिटी को रिसेंटली इजाद में लाए हैं, इस अथॉरिटी को रिसेंटली भाई प्रेवलेंस में लाया गया है, और इसका बहुत गूढ़ रीज़न है। क्या आपने सुना है रिसेंट पास में फ्रॉड्स हुए हैं? क्या आपने कभी नाइकी और एडिडास का फ्रॉड सुना है? चलो आज ये फ्रॉड तुमको बताता हूँ, ठीक है। अब सुनना क्या हुआ था। हाँ चलो नाम भूल जाओ, नाम वाम नहीं लेना हमें, बिना नाम के बताएंगे, ठीक है। तो भाई दो शू कंपनी है, शू कंपनी 1, शू कंपनी 2, दो कंपनी है। मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी है, मुझे नहीं पता क्या है ये कंपनी, ठीक है। कोई रियल लाइफ का एग्जांपल नहीं, मैं तुम्हें एक फेक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना भी एग्जांपल क्या है। कंपनी 1 को कंपनी 2 एक्वायर करने वाला था। एक्वायर का मतलब समझते हो? एक्वायर का क्या मतलब होता है? खरीदना। किसी कंपनी को कोई कंपनी खरीद ले, जैसे ब्राइट विजन एकेडमी बायजूस को खरीद ले कि भाई आज के टाइम में हम, हाँ क्यों नहीं हो सकता, ब्राइट विजन एकेडमी इतनी बड़ी हो जाए कि वो बायजूस को खरीद, अन अकेडमी को हमने पूरा परचेज कर लिया, बाय कर लिया, ठीक है। पॉसिबल, देखो सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, ठीक है। चाहे हम हकीकत में उसे अचीव जितना भी कर पाए वो देखेंगे, सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। क्या हुआ, क्यों डांट रहे हो उस बेचारे को? क्या होना चाहिए? तो रिलायबल है, भरोसा कर सकते हो। अब सुनो जरा, शू कंपनी 1 ने शू कंपनी 2 को, शू कंपनी 2 ने शू कंपनी 1 को अक्वायर करना चाहा, ठीक है। तो शू कंपनी 1 से पूछा गया, बताओ शू कंपनी 1 तुम्हारी वैल्यूएशन कितनी है? अरे वैल्यूएशन क्या होती है भाई? परचेज कंसिडरेशन, तुमने नाम सुना होगा, होता है ना। तो कंपनी 2 ने कंपनी 1 से पूछा, बताओ तुम्हारी परचेज कंसिडरेशन क्या है? अब बताना परचेज कंसिडरेशन कैसे डिटरमाइन होती है। शार्क टैंक याद कर लो, शार्क टैंक में वैल्यूएशन किस बेसिस पे होती है? सबसे पहली चीज, सारे के सारे जो शार्क्स बैठे होते हैं क्या पूछते हैं किसी कंपनी के बारे में? हट, रेवेन्यू। सबसे पहली चीज जो पूछी जाती है, एक कंपनी का जो वैल्यू निर्धारित करेगी, एक कंपनी का जो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड करेगी, वो करेगी उसका रेवेन्यू। जितना ज्यादा रेवेन्यू उतनी ज्यादा उस कंपनी की वैल्यू, उतनी ज्यादा उस कंपनी की परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। शू कंपनी 1 को यह बात पता थी कि जितनी ज्यादा रेवेन्यू उतना ज्यादा सेल्स कंसिडरेशन। शू कंपनी 1 को यह बात पता थी। अब सुनना, शू कंपनी 1 के CFO और CEO ने मिलकर क्या करना शुरू किया? ध्यान से सुनना, शू कंपनी 1 के CEO और CFO ने मिलकर क्या करना शुरू करा? उन्होंने उनके स्टोर पे शूज रखे होते थे, उनके वेयरहाउस में शूज भरे होते थे, ठीक है। उन्होंने वो शूज वेयरहाउस से निकालने शुरू करे और उनका फेक इनवॉइस बनाना शुरू करा कि ये शूज किसने खरीदा? राम ने। ये शूज किसने खरीदा? मोहन ने। ये शूज किसने खरीदा? हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने। और वो सारे शूज वेयरहाउस से निकाल के उन्होंने अलग वेयरहाउस हायर पे लिए, किराए पे लिए, उसमें ठूसने शुरू कर दिए। यहां तक कि डिब्बे रखने की जगह नहीं थी, डिब्बे रखोगे तो ज्यादा स्पेस चाहिए, उन्होंने डिब्बे फेंके और शूज को पाइल अप करना शुरू कर दिया वेयरहाउस में, फेक सेल्स दिखाने के लिए। बताओ बात समझ में आ रही है? एक साल में सेल्स जो यहां थी, यहां से यहां पहुंच गई। फेक सेल्स, फेक इनवॉइसेस। डेटर्स खड़े हैं, डेटर्स तो भाई हो सकते हैं, डेटर तो ज्यादा हो सकते हैं, फेक इनवॉइसेस दिखाने शुरू कर दिए। सेल्स जो शू कंपनी 1 की थी वो यहां से यहां आ गई, और वो जो शूज थे वो कहां पड़े सड़ रहे थे? वेयरहाउस में, बिना डिब्बों के। मैंने खुद वीडियोस फोटोग्राफ्स देखी हैं, वहां पर जो शूज होते थे वो फुई लग रही है क्योंकि सीलन होती थी, और डब्बे से निकालते तो वैसे ही शूज बर्बाद हो जाता है। भाई तुम अपने घर में डिब्बे के बिना जब शूज रखते हो पिचक जाता है ना, एक के ऊपर रखे, डिस शेप नहीं हो, शेप उसकी अजीब सी नहीं हो जाती रखे रखे, वो होना शुरू हो गया उन शूज को, शूज बर्बाद हो गए। उन्होंने अपनी सारी इन्वेंट्री बर्बाद कर दी, लेकिन उनको लालच क्या था? सीई और CFO को लालच क्या था? शू कंपनी 2 ज्यादा प्राइस दे देगी उनकी कंपनी का अगर हम रेवेन्यू को बढ़ा दें तो। समझ में आई बात? समझ में आया क्या फ्रॉड हुआ? ये फ्रॉड पकड़ा गया। और सबसे कमाल की बात ये कि जो शू कंपनी 1 के ऑडिटर्स थे वो बिग 4s थे। सोचो इतनी बड़ी कंपनीज ऑडिट कर रही हैं और वो CEO और CFO का होने वाला ये फ्रॉड नहीं पकड़ पाई। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, बिग 4 तो बहुत बड़ी कंपनी है भाई, वर्ल्ड की टॉप ऑडिटर्स हैं, वो ये फ्रॉड नहीं पकड़ पाई। बाद में जाके ये फ्रॉड पकड़ा गया और बहुत रिसर्च हुई, फिर कमेटियां बैठी, डिस्क्लोज हुआ और ये पूरा ऑडिट का फ्रॉड पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया? फिर शू कंपनी 2 के लोगों ने पकड़ा ना, जब उन्होंने देखा डेटर्स से पैसा ही नहीं आ रहा,
डेटर्स खड़े हैं और वो खड़े ही हैं, डेटर से पैसा ही नहीं आ रहा। फिर जब इन्वेस्टिगेशन में डेटर्स हैं कौन, राम कौन है, सोहन कौन है, मोहन कौन है, सब फेक निकला, सब फेक निकला। अब तुम्हारा एक सवाल उठ सकता है जो मेरा सवाल मन में था कि सर उन्होंने वेयर हाउस से अपने निकाला क्यों, वहीं रखे रहते, फेक सेल्स डाल देते। अगर वेयर हाउस से नहीं निकालते तो तुम ऑडिटर्स आउट की एंट्री चेक करते हैं ना, कंट्रोल टेस्टिंग करते हुए, वो सच नहीं साबित होती कि वेयर हाउस से माल निकला। ये एंट्री कैसे तुम चेक करते, ऑडिटर चेक करते हैं ना एंट्री कि वेयर हाउस से माल निकला, ये नहीं तुम चेक करते अगर ये नहीं होता। तो ऐसी सोची समझी साजिश करी गई कि ऑडिटर्स भी ना पकड़ पाए हमारे फ्रॉड को और हम फ्रॉड कर जाएं और रेवेन्यू को इन्फ्लेट कर लें। और शू कंपनी 1 ने रेवेन्यू को इन्फ्लेट किया और अपना प्राइस हाई कर दिया, जो कि बाद में शू कंपनी 2 ने पकड़ा। तो इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड ना पिछले 10 साल में 20 साल में ऐसे बहुत सारे फ्रॉड सामने आए, गवर्नमेंट परेशान हो गई। सत्यम का फ्रॉड सुना है, सत्यम का तो सबसे बड़ा फ्रॉड है, सत्यम कंप्यूटर्स, जिसने राजू महालिंगम जो उनका एमडी था, इसने फ्रॉड किया। इंडिया का नंबर 1 फ्रॉड है वो तो भाई। विजय माल्या, किंगफिशर, नीरव मोदी डायमंड मर्चेंट था, उसने जो फ्रॉड किया और भाग गया, यूके में अब रहता है। तो ये सब फ्रॉड सामने आए और गवर्नमेंट का एक सवाल उठा, ये ऑडिटर्स क्या करते हैं, ऑडिटर्स क्या करते हैं भाई, इतने फ्रॉड कैसे आ रहे हैं हमारे सामने, ऑडिटर्स क्या करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। गवर्नमेंट का ये सवाल उठा। गवर्नमेंट का जब ये सवाल उठा तो गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई, उस बॉडी का नाम था नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। और ये वो अथॉरिटी है जो इंश्योर करेगी कि पूरे देश में कोई फ्रॉड ना आए, रिपोर्टिंग प्रॉपर्ली हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली रिपोर्ट हो, उनमें कोई फ्रॉड ना आए। और अगर कोई फ्रॉड आया और कोई ऑडिटर ने लापरवाही करी, ऑडिटर की लापरवाही सिद्ध हुई, तो उसे पनिश करा जाएगा स्ट्रिक्टली, बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट ने स्पेशल कमेटी बनाई, किन के लिए, ऑडिटर्स के लिए, ताकि ऑडिट प्रोफेशन को गवर्न किया जाए। अरे सुनना, जब ये अथॉरिटी नहीं थी तो ऑडिट प्रोफेशन को कौन गवर्न करता था, ऑडिट प्रोफेशन को कौन गवर्न करता था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ऑडिट प्रोफेशन को गवर्न करता था। अरे कॉस्ट ऑडिट के रिपोर्ट रूल्स कौन बनाता है, तुम ही लोग तो बनाते हो, सीएमए तो बनाते हैं। और चार्ट अकाउंटेंसी में ऑडिट के रूल्स कौन बनाता है, सीएस बनाते हैं, हम ही लोग तो मिलकर बनाते हैं। तो इस कमेटी के आने से पहले ऑडिट प्रोफेशन को रेगुलेट गवर्न कौन कर रहा था, ये दोनों बॉडीज। और इस रेगुलेशन के आने के बाद हमारे ऑडिट प्रोफेशन को गवर्न किसने करना शुरू कर दिया, इस अथॉरिटी ने करना शुरू कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ट्रस्ट लूज कर रही थी ऑडिट प्रोफेशन पे। इसका रीजन मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एक बात बता रहा हूं भाई, एग्जाम में मत लिख के आना ये बात, ठीक है, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रही थी, जिसकी वजह से ये कमेटी बनी, ये अथॉरिटी बनी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। हाँ ध्रुव बोलो। हाँ हाँ तो ध्रुव का क्वेश्चन ये है कि विजय माल्या और नीरव मोदी इंडिया में एक फ्रॉड करके भागे हैं यूके उनको रहने क्यों दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन है ध्रुव का। सिटीजनशिप कैसे मिल गई या रेजिडेंसी कैसे मिल गई, उन्हें रहने कैसे दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन है ध्रुव का। तो अब सुनना, एक कंट्री के लॉज सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री के दायरे में एप्लीकेबल होते हैं। तो इंडिया के लॉज सिर्फ इंडिया की टेरिटरी के अंदर अंदर एप्लीकेबल हैं, इंडिया के लॉज इंडिया से बाहर एप्लीकेबल नहीं है। अब एक पर्सन एक से ज्यादा कंट्री का सिटीजन हो सकता है, ऐसा हो सकता है मैं हिंदुस्तान का भी सिटीजन हूं, मेरे पास हिंदुस्तान का भी पासपोर्ट है और यूके का भी पासपोर्ट है, ऐसा हो सकता है भाई। मैंने वहां पर जाके अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया, वहां ज्यादा दिन रहने लगा। देखो रेजिडेंशियल स्टेटस अलग बात, तुमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा है ना, कितने दिनों के ऊपर रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट बन जाता है, 182 डेज। वो रेजिडेंसी है, उसकी बात नहीं कर रहा, सिटीजनशिप की बात कर रहा हूं। आपकी नागरिकता कहां की है, ठीक है, आप ऐसा हो सकता है यूके के भी नागरिक हो और इंडिया के भी नागरिक हो। तो ये दोनों पर्सन यूके के भी नागरिक हैं, इंडिया के भी नागरिक हैं। ये लोग यूके गए, यूके जाने के बाद इन्होंने यूके की गवर्नमेंट को कहा हम यहाँ के नागरिक हैं। गवर्नमेंट का ठीक है, सारे आपके जो राइट्स हैं वो आपके पास हैं, रहो यहां पर जितने दिन रहना चाहते हो। इन दोनों के बारे में यूके गवर्नमेंट को पता लगा कि ये इंडिया के लॉ तोड़ के यहां पर आए हैं। अब यूके गवर्नमेंट के पास इंडिया के लॉ तोड़ के आने का क्या कोई पनिशमेंट है यूके गवर्नमेंट के पास? नहीं है, उनके पास तो यूके के लॉ तोड़ने का परमिशन है, पनिशमेंट है। तो यूके की गवर्नमेंट इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यूके की गवर्नमेंट इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इंडिया की गवर्नमेंट यूके जा नहीं सकती।
इंडिया की गवर्नमेंट बिगाड़ तो सकती है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट का जो राज चलता है, जो पुलिस का जो पावर है, वो सिर्फ इंडिया की टेरिटरी के अंदर अंदर है, इंडिया की टेरिटरी के बाहर नहीं है इंडियन पुलिस का पावर या इंडियन गवर्नमेंट का पावर, समझे? तो वहां जाके कुछ कर नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता दिल्ली पुलिस यहां से जाए, लाओ विजय माल्या कहां है बताओ जरा, हम उसे पकड़ के इंडिया ले जाते हैं, नहीं कर सकता, पावर ही नहीं है इंडियन पुलिस के पास। अगर वर्दी पहन के इंडियन पुलिस यहां से वहां चली गई ना यूके, तो ये ऑफेंस माना जाएगा, वो पावर नहीं हो सकता, पावरलेस है वहां पर, क्योंकि उनकी कोई पावर नहीं है। अब होता क्या है, होता यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस, जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, वहां एक मुकदमा डाला कि सर ये लोग इंडिया के दोषी हैं, यूके में जाके बसे हुए हैं, इनको इंडिया के हवाले कर दिया जाए। इस पे एक मुकदमा चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इसे बोलते हैं ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहां से अब मुकदमा हम लोग जीतेंगे और फिर हम यूके गवर्नमेंट को, वो जो IJC है वो यूके गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देगी, सुनो यूके गवर्नमेंट, तुम इस बंदे को हवाले कर दो इंडियन गवर्नमेंट के, और तब उसे इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा, तब हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। समझ में आया प्रोसीजर? ये रीजन है कि आज के डेट में कोई बाहर भाग जाता है तो हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारे पास एक ही रेजोल्यूशन रहता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास अपील फाइल करो, वहां जीतो, और फिर अधिकार मिल जाएगा, उस गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी, तुम इसको पकड़ो और इंडिया भेजो, और हम उसको उस पर अपना कानून चला सकते हैं। दैट इज द प्रोसीजर। ठीक है, तो NFRA का बैकग्राउंड समझ में आया भाई? NFRA क्यों आया इजाद में, वो समझ में आया? NFRA का यूज क्या है? पकड़ नहीं पाए, अभी कोई पेनल्टी नहीं लगी है, अभी केस चल रहा है। देखो अगर प्रूव होगा कि ऑर्डर की नेग्लिजेंस है तो ही पेनल्टी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। प्रूव भी तो करना पड़ेगा कि ऑर्डर की नेग्लिजेंस है। नहीं, ऑडिटर अगर मान लो प्रूव कर दे कि भाई मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे को तो फेक डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, मैंने उन पर विश्वास किया था, मैं इन्वेस्टिगेट थोड़ी कर सकता था, मैं जाके इन्वेस्टिगेट तो करना पावर नहीं है ना मेरी। तो मेरे को जो डॉक्यूमेंट दिए गए मैंने उस पर रिलाई कर अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाई, तो ऑर्डर छूट जाएगा। अगर पता लगे ऑर्डर ने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मांगे थे तो ऑर्डर पकड़ा जाएगा। सो डिपेंड करेगा ऑर्डर ने क्या बात कही। चलो बैकग्राउंड ऑफ NFRA का बैकग्राउंड क्या? इट इज एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है। ऑब्जेक्टिव इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, क्वालिटी बढ़ाना अकाउंटिंग की, क्वालिटी बढ़ाना ऑडिटिंग की। ये ओरिजिनल कार्यभार किसका था? ओरिजिनली ये ऑब्जेक्टिव किसको फुलफिल करना चाहिए था? ICAI को, इंस्टेड ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टेड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को ओरिजिनली ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाहिए था। एडवाइस ऑन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये किसको फुलफिल करना चाहिए था? भाई जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बना रहा है उसी को तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने का राइट होना चाहिए आइडियली। फिर ओवरसी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इश्यूज, अगर ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में जो इश्यूज आए उनको देखना NFRA का काम है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन लोग मिलकर बनाते हैं? एक चेयरमैन होता है, और वो चेयरमैन की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ही शुड बी कॉम्पिटेंट इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस एंड लॉ। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, अकाउंट्स और फाइनेंस और लॉ में वो एक्सपर्ट होना चाहिए चेयरमैन। मैक्सिमम 15 मेंबर्स होने चाहिए, 15 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए NFRA में। फंक्शंस एंड ड्यूटीज क्या हैं NFRA की? रेकमेंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जो हम स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं अकाउंटिंग के, ऑडिटिंग के, इसको रेकमेंड करना NFRA का काम है। बताना ये एक्चुअली में ओरिजिनल काम किसका होना चाहिए था? ICAI का ओरिजिनल काम होना चाहिए था। मॉनिटर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, जो कंपनीज हैं वो स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रही हैं, इसका मॉनिटर करना NFRA का रोल है। ओवरसी क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन, ऑडिट क्वालिटी से हो रहा है, अकाउंट्स क्वालिटी से बन रहे हैं, इस चीज को ओवरसी करना। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट प्रोफेशन। प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के साथ भाई कोई बुरा ना हो, शेयर होल्डर्स के साथ कोई बुरा ना हो, इस चीज को इंश्योर करना हमारे NFRA का काम है। ठीक है, फिर रोल इन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में क्या रोल भाई NFRA प्ले करता है? रेकमेंडिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को रेकमेंड करना। मॉनिटर एंड एनफोर्स ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करना, ऑडिटिंग कैसे होनी चाहिए ये बताना। एंड इन्वेस्टिगेट इन एनी मैनर ऑफ मिसकंडक्ट, जहां भी कोई फ्रॉड पकड़ा गया, जहां भी कोई गड़बड़ी पकड़ी गई, उसको इन्वेस्टिगेट करना और दोषी को सजा देना भी NFRA का काम होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एस्टैब्लिश्ड एक बॉडी है NFRA। ठीक है, अच्छा NFRA सिलेबस 2022 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। एग्जाम में ये ज़्यादा चांसेस है कि ये आएगा, क्योंकि इंट्रोड्यूस ही पहली बार हुआ है, क्योंकि आया ही रिसेंटली है, पहले तो होता ही नहीं था NFRA आया ही रिसेंटली, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट।